लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना टैक्सेबल होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कितना टैक्सेबल होगा। तो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है मतलब एम्प्लॉयर उसका नॉन गवर्नमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले हम सीखते हैं अनफर्निश्ड हाउस के लिए। फर्निश्ड हाउस के लिए दोनों में सेम है। जैसे हम अनफर्निश्ड से फर्निश्ड बनाते हैं, गवर्नमेंट में 10% या रेंट पेड ऐड करते हैं, ऐसे ही इसमें भी करना। तो हमें क्या सीखना है? अनफर्निश्ड। ठीक है। अनफर्निश्ड में दो सिचुएशन है कि जो घर है एम्प्लॉयर का अपना है या उसने किराए का लिया हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर का घर अपना है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने अपना घर दिया। अब देखिए, मैंने आपको पहले समझाया था, दोबारा से इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हम घर की एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कर रहे, हम वैल्यूएशन वो कर रहे हैं जो टैक्सेबल होनी चाहिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो हम घर की एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, घर की वैल्यूएशन करना तो बहुत ही मुश्किल है, टैक्सेबल वैल्यूएशन करना भी बहुत मुश्किल है। तो अब एक बात बताइए, किसी भी कंपनी में मैनेजर को ज्यादा अच्छा घर मिलेगा या चपरासी को? मैनेजर को। क्यों? ज्यादा सैलरी है। तो हमने एक तो ये सोचा जिसकी सैलरी कम है उस पर कम टैक्स लगाते हैं, जिसकी सैलरी ज्यादा उस पर ज्यादा, क्योंकि ज्यादा सैलरी वाले को ज्यादा अच्छा घर मिलेगा। अब मान लिया 200 गज का मकान मिल गया दिल्ली में, या 200 गज का मकान मिला हापुड़ में, या 200 गज का मकान और छोटी जगह मिला। तो जगह के हिसाब से भी तो महंगी और सस्ती जगह होती है। और जगह दिल्ली में महंगी है, मुंबई में और महंगी है, हापुड़ में सस्ती है ना। ऐसा क्यों? और किसी गांव में तो और सस्ती होगी, ऐसा क्यों? पॉपुलेशन। जिस जगह जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां उतनी ज्यादा जगह महंगी हो। तो दो रीजन पता चले हमें किसी भी घर की लिए टैक्सेबल करने के लिए, एक सैलरी और एक पॉपुलेशन। तो उसी पर बेस्ड है। 10% ऑफ सैलरी लेंगे अगर ऐसी सिटी में है जहां की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख तक है तो 7.5% सैलरी का। और अगर पॉपुलेशन 15 लाख या उससे कम है तो 5%। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जैक्टली 40 लाख दे दिया तो वो 7.5% होगा, ना कि 10%। एग्जैक्टली 15 लाख दे दिया तो 5% होगा, ना कि 7.5%। आपको ये बात ध्यान रखनी। अब यहाँ सैलरी का मीनिंग अलग है, स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है एचआरए वाली। तो यहाँ सैलरी का मीनिंग अलग है। तो सैलरी का मीनिंग कुछ ही जगह आया था, उसमें से एक जगह यह है जहाँ सैलरी का मीनिंग अलग हो। सैलरी का मीनिंग क्या होता है वो अभी हम सीख लेते हैं। पहले हमने ये सीखा 10, 7.5 या 5 अगर एम्प्लॉयर का घर अपना है। अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर घर दिया है, अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर घर दिया है तो हमें रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी जो भी कम है वो लेना है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका भी एक रीजन है। उसका भी एक रीजन है। मान लिया दो एम्प्लॉई एक जैसे हैं, एक को घर दिया एम्प्लॉयर का वो अपना घर है, और एक को घर मिला वो एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया हुआ। तो जो अपना घर है वो तो 10% पे मिल गया उसको, है ना। 10% ऑफ सैलरी। मान लिया वो दिल्ली में है, तो 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, 10% ऑफ सैलरी। मान लिया 10% ऑफ सैलरी आया 4 लाख। ठीक है। अब दूसरे दोस्त को वैसा ही है, सैलरी भी वही है, सब कुछ वैसा ही है, उसे वहीं पड़ोस में एक घर मिला लेकिन वो एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, उसने किराए का लेकर दिया। उसका पूरे साल का किराया 5 लाख है, तो उसके लिए 5 लाख टैक्सेबल करना गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें उसकी क्या गलती है कि एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, किराए का। तो इसलिए रेंट या 10% जो भी कम हो, एक तरीके से 10% से ज्यादा नहीं लेंगे। रेंट ज्यादा है तो 10% से ज्यादा नहीं, और रेंट कम है तो इसका मतलब कम ही अमाउंट दे रहे हैं तो कम ही ले। तो ये बात ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये पिछले साल चेंज हुआ है, पहले ये परसेंटेज अलग थी, ये पिछले साल ही चेंज हुआ है। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। value perquisite to be restricted to CII where
the accommodation is owned or taken on lease or rent by the employer and the same accommodation is continued to be provided to same employee for more than one previous year, the value perquisite as calculated above shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied by the amount which is in the ratio CII for the previous year for which the value is calculated and the CII for the previous year in which accommodation was initially provided to the employee। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लिया आपको घर पिछले साल 20,000 रुपए की रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू थी, है ना? इस साल मान लिया 25,000 आ रही है, तो कह रहे 25,000 होगी या नहीं ये देख लो पहले इंडेक्स नंबर के हिसाब से। आपको क्या करना है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है पिछले साल के इंडेक्स नंबर से, और वो वैल्यू मान लिया 23,000 आ रही है तो आप 25,000 ना लेके 23,000 एक इन्फ्लेशन इंडेक्स से ज्यादा हर साल नहीं बढ़ाएंगे। तो यहां ध्यान से देखते हैं, यहां क्या लिखा है, अगर सेम एकोमोडेशन चल रही है, सेम ही एम्प्लॉई है एक साल से ज्यादा, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज कैलकुलेटेड अबव शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट सो कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, पहले साल। अब पहले साल का क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर 23 24, क्योंकि ये पिछले साल से चेंज हुआ, मैंने बताया ना 23 24 और द प्रीवियस ईयर जहां पर एकोमोडेशन प्रोवाइड है जो भी बाद में। मान लिया एकोमोडेशन मिला है 21 22 से, तो आप फर्स्ट ईयर कौन सा लेंगे, 23 24। मान लिया एकोमोडेशन मिला है उसको, मान लिया 5 साल बाद में कोई कैलकुलेट कर रहा है और उसको एकोमोडेशन मिला है 25 26 में, तो 25 26 पहला साल, मतलब पहला साल जो है वही लो, लेकिन अगर पहला साल 23 24 से पहले है तो 23 24 ले, इससे पहले का नहीं लेना पहला साल। एज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट विच इज इन द रेशियो ऑफ CII फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर विच द वैल्यू इज कैलकुलेटेड, जिस ईयर के लिए निकाल रहे हैं उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो और जो पहला साल है उसके इंडेक्स नंबर से डिवाइड करो, तो आपको पता चल जाएगा इससे ज्यादा नहीं होना। ठीक है, ये आपको है ना कैपिटल गेन में समझ में, कैपिटल गेन में हमने करना ही यही है सारा इंडेक्स नंबर, तो वहां पर मैं आपको याद दिला दूंगा कि हमने वहां जो बात करी थी ना वो ऐसे ऐसे है। उसमें इंडेक्स नंबर होता है, जिस ईयर का असेट खरीदी थी उस ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं और जिस ईयर में असेट बेची है उस ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वही इसमें करना है। जिस ईयर आपने हाउस लिया है पहली बार उस ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करना है और इस ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फर्निश्ड है तो पहले की तरह 10% पर एनम कॉस्ट, अगर वो अपना है एम्प्लॉयर का फर्नीचर, और अगर उसने किराए का लिया तो रेंट ले ले। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान में करते हुए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूट परक्यूजिट वैल्यू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। मिस्टर एक्स हैं और वो ABC में जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है 50,000 रुपए पर मंथ और एम्प्लॉय ने उन्हें रेंट फ्री हाउस दिया है जो उसका अपना है और जिस जगह दिया है वहां की पॉपुलेशन है 2 लाख, तो कितना लेंगे, सैलरी 50,000 इंटू 12 और इसका लेंगे 5%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कोई टेंशन, यहां पर पॉपुलेशन है 10 लाख, तो क्या लेंगे, सेम ही आ जाएगा। पॉपुलेशन है 22 लाख, तो 7.5% कितना हो जाएगा, 45,000 ना, 50,000 इंटू 12 तो 7.5। हाँ, रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू 30,000 लेंगे।
यहाँ 45 डालेंगे। पॉपुलेशन 42 लाख है तो 3 महीने के लिए मिला है। 42 लाख है तो कितना लेंगे? 3 महीने के लिए मिला है तो 3 महीने की सैलरी लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 15,000 आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। कोई टेंशन? सैलरी का मीनिंग क्या है? तो सैलरी का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। तो सैलरी का जो मीनिंग है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर लिखा सैलरी के अंदर अलाउंसेस, बोनस, कमीशन सब कुछ आएगा। जो भी पैसे कैश में मिलता है, मॉनेटरी पेमेंट है, सारी आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी नाम हो सब कुछ आ जाएगा। मॉनेटरी पेमेंट जो टैक्सेबल होती है। और एक और दिक्कत है यहाँ, फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर्स, ये गलत चीज है। देखो, मान लिया आप 2 जगह जॉब कर रहे हो एक साथ, ए बी 2 जगह जॉब कर रहे हो। ए ने आपको घर दिया तो ए की सैलरी तो होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ए बी दोनों की सैलरी जोड़ कर रखे हम वैल्यू। तो ठीक है, अब जो बोल रखा है क्वेश्चन, मतलब जो रूल्स में है। लेकिन कुछ चीजें नहीं लेनी है, जैसे डीए तभी लेना है जब वो स्पेशल हो ना। डीए तभी लेना है जब वो स्पेशल हो। अगर डीए स्पेशल नहीं है तो नहीं लेना है। और यहाँ क्या लिखा? मॉनेटरी पेमेंट, इसलिए प्रोविडेंट फंड वाली वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो कैश में तो मिल नहीं रही ना आपको। परक्यूजिट भी नहीं आएंगी। जो अलाउंसेस एग्जाम्प्ट है वो भी नहीं आएंगी। जो एग्जाम्प्ट है वो क्यों ही आएंगी? टैक्सेबल परक्यूजिट ही आएंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट जो लमसम मिलते हैं टर्मिनेशन के समय, ग्रेचुटी, वीआरएस वगैरह, पेंशन। तो यहां पर हम इस टेबल से समझते हैं सैलरी में क्या आएगा। तो सैलरी में क्या आएगा? बेसिक सैलरी आएगी, डीए आएगा अगर वो स्पेशल डीए है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी एज पर द रिटायरमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोनस, कमीशन आ जाएगा। कमीशन चाहे वो परसेंटेज में या कैश में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सारे मॉनेटरी पेमेंट लेने हैं। सारी अलाउंसेस आ जाएंगी, सारी की सारी मॉनेटरी पेमेंट आ जाएंगी। ठीक है, जो परक्यूजिट नहीं है बट मॉनेटरी पेमेंट है वो सब आ जाएंगे। सैलरी में क्या क्या नहीं आएगा? पीएफ का पेमेंट नहीं आएगा, परक्यूजिट्स नहीं आएंगी, चाहे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी है। एरियर ऑफ सैलरी नहीं आएगी, पिछले सालों की सैलरी इस साल मिल रही है वो नहीं आएगी। एडवांस सैलरी नहीं आएगी, है ना। कोई भी ईसॉप वगैरह के लिए शेयर मिले वो नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो डीए स्पेशल आएगा और जो कैश में मिल रहा है वो सब कुछ आएगा जो टैक्सेबल होता है। क्लियर है सैलरी में क्या लेना है? प्रोविजो होता है एक्सेप्शन। कहां लिखा है प्रोविजो? प्रोविजो टू सेक्शन 17। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, ये लिखा है कि सेक्शन 17(2) में लिखा है सैलरी में क्या क्या टैक्सेबल होता है। तो इसमें लिखा है जो चीजें सैलरी में इसे एक्सक्लूडेड हैं, जो सैलरी के मीनिंग में ही नहीं आती हैं, वो सब नहीं आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 8, मिस्टर सी हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं एबीसी लिमिटेड में। कंपनी ने इन्हें रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिया है मुंबई में। सैलरी, डीए, बोनस, और कंपनी ने इन्हें 1424 को मकान दे दिया है, लेकिन ये उस पे 1/11 से रह रहे। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बता। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बतानी है हमें, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बतानी। ठीक है, तो हमें केवल परक्यूजिट की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन, है ना।
तो इसके लिए बेसिक सैलरी लेनी है। बेसिक सैलरी कौन सी कब से कब तक लेनी है? तो 1 नवंबर से रह रहे हैं वो, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 5 महीने। तो 8500 इंटू 5 कितना हो गया? 42,500। डीए कितना लेना है स्पेशल वाला? तो 2000 इंटू 5 इंटू 30%, कितना? 3000। बोनस मोनेटरी पेमेंट है, ले लेंगे 7500। टोटल 3000। मुंबई में है, तो मुंबई में है तो 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो 10% लेंगे, 5300। तो 5300 रुपीज इनके लिए वैल्यूएशन हो जाएगी जो टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन 5300 हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? एग्जाम्पल नंबर 9। मिस्टर ए वर्किंग है एक्स लिमिटेड में और इन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन दिल्ली में मिला है। बेसिक सैलरी 10,000, डीए 40% सैलरी, हमें वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक सैलरी हो गई 10,000 इंटू 12 मतलब 20,000। डीए लेंगे नहीं क्योंकि स्पेशल डीए नहीं है और दिल्ली में है तो 10% ले लेंगे। एग्जाम में चाहें तो आप लिख देंगे कि मोर देन 40 लाख की पॉपुलेशन है, इसलिए हम लोगों ने 10% लिया। कंसेशनल एकोमोडेशन, इसके बारे में मैं बोल चुका हूं कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ भी पैसा वापस करेगा वो माइनस हो जाएगा। आप पहले भूल जाओ कि कुछ भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, पहले पूरा वैल्यूएशन कर लो, उसमें से फिर आप क्या कर दो, माइनस कर दो जो भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया। क्लियर? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को होटल दे दिया रहने के लिए तो क्या होगा? हो सकता है होटल में रहने के लिए दे दे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। होटल का खर्चा ज्यादा होता है, तो किराए का मकान में हमने क्या लिया था? 10%। होटल में कितना लेना? 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस जो भी कम हो। ठीक है? अच्छा, एक बात है कि हमें सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड जहां पर एकोमोडेशन मिला है, लेकिन कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर 15 दिन के लिए आपको होटल मिला है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की वजह से। मान लिया आपका ट्रांसफर हो गया, आपका ट्रांसफर दिल्ली टू मुंबई हो गया। अब क्या आप यहां से सीधा फ्लाइट पकड़ के मुंबई में सीधा पहुंच जाओगे? भाई आपको क्या होगा, थोड़ा समय लगता है, पता चला घर वर ढूंढने में, जब तक आपको होटल में रुकवा दिए 2 4 5 10 दिन, तो लिखा 15 दिन तक अगर आपको होटल में रुकवाया जा रहा है क्योंकि आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है, तो आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो। ठीक है, एक ये बात हो गई। क्लियर है ये? स्पेशल नोट में फर्निश्ड का मतलब क्या होता है? फर्निश्ड का मतलब आपको फर्नीचर मिला है, 10% ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का अपना है, या पर एनम है 10% पर एनम। अब 4 महीने के लिए आपको घर मिला था जो 4/12 करना पड़ेगा, कहीं आप पूरा का पूरा 10% हमेशा ही ले लो। और ये रेंट अगर दिया है तो रेंट ले लेंगे। फर्नीचर मतलब, फर्नीचर का मतलब क्या, लकड़ी वाले फर्नीचर नहीं होते, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन सब फर्नीचर में आते। हाँ 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 जी। सैलरी ऑन ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस पर सैलरी लेनी है, मतलब आपको सैलरी मिली है नहीं मिल रही, जितने महीने के लिए आपको जो है मिला है घर, उतने महीने की सैलरी लेनी है। मान लिया बोनस पूरे साल का मिला है तो 4/12 कर देंगे, 4 महीने हैं तो 3 महीने के लिए तो 3/12 कर देंगे, प्रो राटा बेसिस पे डिवाइड कर देंगे।
मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, अगर एम्प्लॉय की जगह उसके फैमिली मेंबर को मिला है ना, तो भी आप टैक्सेबल कर दें। फैमिली मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? स्पाउस, चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट्स, सर्वेंट्स, ये एंड अदर डिपेंडेंट्स, ये हमने पहले भी बात करी थी। एकोमोडेशन एट स्पेशल साइट्स, अब आपको ऐसी जगह भेज दिया जहां पर लोग है ही नहीं। वही होता है ना, कई बार फैक्ट्री हमारे ऐसे एरिया में जहां पर बैकवर्ड एरिया है, जहां ज्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं है। देखो, आपको घर मिल रहा है शहर के अंदर, तो ये आपकी फैसिलिटी है। अगर आपको ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया आदिवासी इलाके में, जंगल में, जहां कुछ नहीं है, तो वहां फैसिलिटी नहीं है, वहां नेसेसिटी है। आपको घर देना ही, आप कहां से लाओगे वहां घर? जंगल के बीच में आपका काम है, तो वहां पर आपको एम्प्लॉयर ने घर दिया है, तो वो क्या होगा उसमें? तो एकोमोडेशन एट स्पेशल साइट्स, माइनिंग में, माइनिंग है साइट, या ऑयल एक्सप्लोरेशन है, प्रोजेक्ट, डैम साइट है, पावर जनरेशन प्लांट है, रिमोट एरिया में है, तो वहां टैक्सेबल कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो घर मिल रहा है ये आपको फैसिलिटी नहीं है, ये तो नेसेसिटी है। हाँ, यहाँ रिमोट एरिया का मतलब ऐसा है जो जहां पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा ना हो, और जो है लगभग ये मानो शहर से 40 किलोमीटर से बाहर का एरिया हो, उसे रिमोट एरिया बोलते हैं। तो वहां पर आपको मिल रहा है कुछ, तो वो टैक्सेबल नहीं करें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक से ज्यादा घर मिल रहे हैं, मान लिया आपको 2 घर 3 घर, तो क्या होगा? तो अगर एम्प्लॉयर ने आपको 2 या 2 से ज्यादा घर दिए हैं, है ना, लेकिन वो ट्रांसफर की वजह से दी, मान लिया आपका दिल्ली टू मुंबई ट्रांसफर हो गया, अब दिल्ली का जो मकान है उसके अंदर जो सामान है वो सब कुछ है, फैमिली है आपकी, उसको एक ही दिन में शिफ्ट तो कर नहीं सकते। हो सकता है एम्प्लॉय गए कि भैया अपनी फैमिली को अभी आप यहाँ रुको, मैं जाता हूँ, वहाँ नई जगह है, वहां देखता हूँ, 1-2 दिन रहता हूँ, सामान जो चाहिए फिर यहाँ से वहां शिफ्ट कर लेंगे, या थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। तो इन्होंने कहा 90 दिन, 3 महीना बहुत है, तो इन्होंने कहा 90 दिन, 3 महीने के लिए 2 जगह मिला है अगर आपको मकान, तो आप एक ही जगह टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, और कौन सा मकान? जो आपकी मर्जी। तो आप कौन सा मकान चूज करोगे? जिसकी वैल्यूएशन कम आ रही है। अब वैल्यूएशन करने के लिए तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है? पॉपुलेशन और सैलरी। सैलरी तो दोनों मकान के लिए सेम ही है, तो आपको ये देखना है कौन सा मकान ऐसी जगह में जहां पॉपुलेशन चेंज हो रही है ना। अगर पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रही तो दोनों सेम ही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 3 महीने तक आप एक ही घर टैक्सेबल करेंगे, 3 महीने के बाद दोनों घर टैक्सेबल। क्यों? ऐसे नहीं, कोई कोई एम्प्लॉयर ऐसे कुछ नहीं करता। एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं है एम्प्लॉय की सैलरी बचा, कोई झंझट में नहीं पड़ना। मोर देन वन एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर एक से ज्यादा है, आप 2 जगह 3 जगह काम करते हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या है कि आरएफए के लिए सभी की सैलरी को लेना पड़ेगा उस पीरियड में, जिस पीरियड में आप वहां पर रहते हैं, उस पीरियड के लिए सभी की सैलरी को लेना पड़ेगा। ये थोड़ी सी समस्या है कि भाई एम्प्लॉय जो है वो कंपनी ए में जॉब करता है, तो कायदे से कंपनी ए की ही सैलरी लेनी चाहिए, बट सभी की। तो ये बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन